गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मैं रोज़ी। बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम परिस्थिति एवं भूमिका पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज मैं आपको अर्जित परिस्थिति क्या है और उसके निर्धारक आधार कौन से हैं उन्हें बताने जा रही हूँ। समाज में कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी क्षमता, कुशलता, योग्यता आदि के आधार पर अर्जित करता है। ये अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं, यानी जिन परिस्थितियों को हम अर्जित करते हैं वह अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं। समाज में अनेक प्रकार के पद हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो अन्य व्यक्ति जो उस विशिष्ट योग्यता वाला होता है वह भी उस पद के लिए कोशिश व प्रयास करता है। इस प्रकार इन व्यक्तियों में, यानी उन व्यक्तियों में जो इस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है। इसी विशेषता के आधार पर हर्टन एवं हंट का कहना है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा से प्राप्त करता है अर्जित परिस्थितियों के नाम से जाना जाता है। शिक्षा, विवाह, यहाँ पर शिक्षा के बाद विवाह है। शिक्षा, विवाह, संपत्ति, व्यवसाय, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से होता है। प्रतिस्पर्धा से पद वही व्यक्ति पा सकता है जो उस पद के योग्य होता है। आधुनिक समय में अर्जित परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि आज के युग में जन्म की तुलना में व्यक्ति के गुणों का महत्व अधिक माना जाता है। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति अपने प्रयत्न, पराक्रम, परिश्रम, योग्यता, बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी परिश्रम व योग्यता से वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है और उच्च वर्ग में आ सकता है। इस प्रकार उच्च वर्ग की सदस्यता उसकी नवीन अर्जित परिस्थिति होगी। जिन समाजों में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं वहाँ अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जिनमें योग्यता को महत्व दिया जा रहा है। अर्जित परिस्थिति के निर्धारक आधार अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे संपत्ति। संपत्ति द्वारा व्यक्ति अर्जित परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है क्योंकि इसके द्वारा उच्च स्थितियों से संबंधित समस्त सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। संपत्ति उच्च परिस्थिति का आधार तो है, लेकिन वह तभी व्यक्ति के लिए सम्माननीय हो सकती है जब उसे उस संपत्ति को, यानी कि वैध तरीकों से अर्जित किया गया हो। संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्रदान कर सकता है। व्यवसाय भी अर्जित परिस्थिति का आधार है। उच्च व्यवसाय जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक पद आदि को उच्च परिस्थिति तथा मजदूर, धोबी, नाई को निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है। व्यवसाय सामाजिक परिस्थिति का निर्धारक है। शिक्षा, शिक्षित व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में, ये तो आप भी जानते हैं। अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है। जैसे कृषक की तुलना में प्राध्यापक का पद उच्च माना जाता है, यानी जिन कार्यों में आपको मानसिक परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है वह अधिकतर शिक्षित व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। विशेषीकरण और श्रम विभाजन, किसी विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर श्रम विभाजन प्रदान करता है क्योंकि इससे व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त कर सकता है। उच्च जीवन स्तर व्यक्ति को समाजीकरण की शिक्षा प्रदान करता है क्योंकि विशेषीकरण से व्यक्ति अधिक कुशल स्थितियों को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार विशेषीकरण भी अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार है। राजनीतिक सत्ता, शासक और शासित का भेद राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही किया जाता है।
सामान्य जन की तुलना में अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति समाज में उच्च होती है। विवाह संबंध। वैवाहिक संबंध भी व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जैसे पति पत्नी, माता पिता, जीजा जीजी, वधू भाभी आदि। विवाह से अनेक परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। उपलब्धियां। कुछ अर्जित परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं जिन्हें केवल हम अपनी मेहनत परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खेल तो खेलता है, लेकिन अगर अच्छा खिलाड़ी है, साहित्यकार है, संगीतकार है, आविष्कार करता है, जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से, मेहनत से प्राप्त करता है, वे व्यक्ति की उपलब्धियां कहलाती हैं। समाज स्वयं किसी को ये गुण नहीं दे सकता, व्यक्ति अपनी रुचियों और योग्यता द्वारा इन गुणों को प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति निर्धारण के अनेक आधार हो सकते हैं, जो समाज की सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। अब मैं आपको प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में जो अंतर है वो भी बता देती हूँ। प्रदत्त और अर्जित दोनों परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर हैं। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति स्वयं की क्षमता, योग्यता, कुशलता से प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति का वंशानुक्रम, माता पिता की स्थिति, लिंग, नातेदारी, आयु, सामाजिक कारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के माता पिता वंश परंपरा से पूर्णतः भिन्न होती है। प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील है। प्रदत्त परिस्थिति प्रमुखता समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था व सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति समाज की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित होती है। प्रदत्त परिस्थिति बंद समाज का निर्माण करती है, जबकि अर्जित परिस्थिति गत्यात्मक समाज को प्रोत्साहन देती है। प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ावा देती है, अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के गुणों को महत्व देती है। फीचर अनुसार प्रदत्त परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना सदैव जरूरी नहीं है। अर्जित परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिका के बीच सामंजस्य देखने को मिलता है। प्रदत्त परिस्थितियों का अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं है। परिवार में किस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं, माँ बाप को क्या अधिकार अपने संतानों के विषय में प्राप्त है, इसकी निश्चितता नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थिति में अधिकार क्षेत्र निश्चित स्पष्ट होता है। प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार जैसे कि स्पष्ट व निश्चित होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करे ये जरूरी नहीं, किंतु अर्जित परिस्थितियाँ प्रकार्यात्मक होती हैं। जिस पद पर व्यक्ति आसीन होता है उसके अनुरूप उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के कम अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति युक्त समाज में व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास होता है। इसीलिए अर्जित परिस्थिति युक्त समाज प्रदत्त परिस्थिति युक्त समाज की तुलना में अधिक संगठित रहता है। धन्यवाद।